अजय, अपराजित, अपराजय, अजीत और अविजित, एक शब्द के ये सारे पर्यायवाची हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदला तो अजय और अविजित के पर्यायवाची वाले चुनावी शब्दकोश में अब नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप आज तक पर देख रहे हैं चमत्कार। आप पूछिए हमसे कि चमत्कार ही क्यों? क्योंकि चुनावी लड़ाइयां पहले दिमाग में लड़ी जाती हैं। अगर कोई राजनेता या उस नेता के नेतृत्व में कोई पार्टी अजेय होने का आभास हासिल कर ले तो विपक्ष का मनोबल टूट जाता है, जिससे हार निश्चित हो जाती है। 2024 के चुनाव में यही होता दिख रहा है। जहां नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया, विपक्ष उसी नारे को मुद्दा बनाकर जवाब देता रहा। दिमाग की चुनावी लड़ाई बीजेपी पहले जीती। अब एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी सिर्फ तीसरी बार जीत ही नहीं रही, बल्कि वर्षों से चलती आ रही चुनावी धारणाओं को धाराशायी कर सकती है। चमत्कार इसलिए क्योंकि जो सुनता है वो चौंक जाता है। चमत्कार इसलिए क्योंकि जिन्हें लगता था कि ऐसा होगा कैसे, वो अब सोच रहे हैं ऐसा कैसे होता जा रहा है। बहुतों को जो अकल्पनीय लगता रहा वो दावा है कि अब होने जा रहा है। कुछ को आश्चर्य हो रहा है, कोई विस्मय से भर जाता है, कुछ को लगता है ये भरोसे का परिणाम है। कोई आश्चर्य भरी आंखों से हैरान है। विरोधी हक्का बक्का, बहुत से राजनीतिक नब्ज ज्ञाता भौचक्का, केवल इसलिए क्योंकि जिन्होंने 10 साल पहले कहा मैं प्रधान सेवक हूं, उनकी जन साधना के योग ने चुनावी यज्ञ में चमत्कार कर दिया है। चमत्कार लगातार तीसरी बार सरकार बनने के अनुमान का, चमत्कार एग्जिट पोल में 400 पार का, चमत्कार फिर से अपने दम बहुमत पाने का, चमत्कार केरल तक खुलते द्वार का, चमत्कार बंगाल ओडिशा में छत्रपों की हार का, चमत्कार हराने के लिए बने हर प्रयोग की विफलता का, चमत्कार जवाहरलाल नेहरू की लगातार 3 जीत की बराबरी के परिणाम का। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। Long years ago, we made a tryst with destiny. आजाद भारत में नियति से साक्षात्कार के बाद लगातार 3 बार सरकार बनाने का जो नाम जवाहरलाल नेहरू का इतिहास में दर्ज रहा, वहां अब नया नाम नरेंद्र मोदी का लिखा जा सकता है अगर आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल नतीजा बन जाता है, जो सिर्फ ये नहीं कहता कि एनडीए 361 से 401 तक सीट जीत सकता है, इंडिया गठबंधन 131 से 166 सीट तक पर रह सकता है, अन्य के पास 8 से 20 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल ये भी कहता है बीजेपी अपने दम पर 340 सीट तक जीत सकती है। जनता लगातार तीसरी बार सिर्फ बीजेपी को जिता ही नहीं बल्कि सीट वोट बढ़ा भी सकती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस तीसरी बार दहाई अंकों में ही रह सकती है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीट उसके सहयोगी मिलकर जीत सकते हैं। पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा वोट अकेले बीजेपी अपने दम पर पा सकती है। एक 140 करोड़ के देश में जहां पुरानी कहावत है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, वहां अगर 10 साल बाद भी जनता की वाणी नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट देकर जिताते हुए इतिहास रचते एग्जिट पोल में दिखती है तो क्या ये चमत्कार नहीं है? इस परिवार का प्रॉब्लम ये है कि ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी
वो मोदी को पढ़नी चाहिए। तो वो सब चीज, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था, उनको लगता था राफेल करूंगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं, और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। एक उदाहरण आपको देते हुए आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। जनता के हाथ में रिमोट है, जो ओटीटी पर वेब सीरीज या फिल्म देखती है तो शुरुआत में ही जनता को स्किप इंट्रो का एक ऑप्शन मिलता है। अधिकतर लोग 60 सेकंड का इंट्रो तक स्किप करके मूवी और वेब सीरीज देखते हैं। वहां देश में 10 साल से शासन करते नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए फिर से ऐतिहासिक जनादेश जनता ने दिया है, और एक बार फिर विपक्ष का विकल्प स्किप कर दिया। जहां पहली बार मतदान करने वाले वोटर की पहली पसंद बीजेपी बनती है, लगातार तीसरी बार महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा बीजेपी पाती है, पिछड़ों का वोट भी बीजेपी ही सबसे ज्यादा पाती है। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फोन आया था हमें मीटिंग के लिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल आने से पहले नरेंद्र मोदी दुनिया को मोदी के भरोसे की बात सिर्फ बताते ही नहीं, एग्जिट पोल आने के अगले दिन और नतीजे आने से 48 घंटे पहले देश में बड़ी बैठक करते हुए जता देते हैं कि क्यों भरोसा सरकार वापसी का है। जरा गौर करिए, तीसरे कार्यकाल में पहले 125 दिनों के एजेंडे की समीक्षा बैठक नरेंद्र मोदी रविवार को करते हैं। चक्रवात से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा बैठक करते हैं। देश भर में लू से बनी स्थिति की समीक्षा बैठक की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के लिए आयोजन की समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री ने कर ली। यानी चुनावी नतीजों का पर्यावरण अच्छी तरह से प्रधानमंत्री ने भांप रखा था, जिसका जिक्र आज तक से भी किया। 1 साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो, आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल। कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। कैंडिडेट कमल यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट का चमत्कार तीसरी बार इस तरह जारी रहता है कि जहां विपक्ष का पिछड़ों की गणना और एक्सरे का वादा था, वहां एग्जिट पोल के मुताबिक पिछड़ों का वोट फिर भी बीजेपी गठबंधन ही ज्यादा पा सकता है। कांग्रेस ने महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का खटाखट वाला वादा किया, लेकिन महिलाओं का वोट फिर भी इंडिया गठबंधन से ज्यादा एनडीए को ही मिल सकता है। कांग्रेस ने 30 लाख खाली पदों को भरने का तुरंत वादा तो किया, लेकिन 15 से 35 साल के हर युवा वर्ग का ज्यादा वोट एनडीए को इंडिया गठबंधन के मुकाबले मिल सकता है। यानी खटाखट नाम भले कांग्रेस ने दिया, लेकिन वोट खटाखट अब भी बीजेपी ही पाती दिख रही है। विस्तार से कहें तो जरा वादा राहुल गांधी का याद करिए। मुझे ये पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा वादा यही रहा कि सत्ता में आए तो फिर जाति आधारित गणना होगी, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल देखिए तो अलग ही चमत्कार नजर आता है। बीजेपी गठबंधन को इस बार ओबीसी वर्ग का 58% वोट मिल सकता है, जो पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा है। कांग्रेस गठबंधन को 30% ओबीसी वोट मिल सकता है और उसे 11% ओबीसी वोट का फायदा हो सकता है। कांग्रेस गठबंधन का पिछड़ा वोट भले आपको एग्जिट पोल में बढ़ा दिखे, लेकिन अब भी वो एनडीए से 28% पीछे है, यानी 2 गुना पीछे। अब दूसरी बड़ी बात, जो कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का वादा करके चुनाव लड़ती है, वहां ओबीसी वोट इधर उधर हिलता एग्जिट पोल में जरूर दिखता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा एनडीए ही पाता है, क्योंकि एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए 2019 में जितना पिछड़ों का वोट पाया, उसमें से 82% पिछड़ों का वोट अब भी उसके साथ बना रह सकता है। 15% ही उस हिस्से में से जरूर कांग्रेस गठबंधन को और 3% पिछड़ों की तरफ बीजेपी के खाते से जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को जो पिछड़ा वोट पिछली बार मिला, उसमें से 75% ही उसके पास इस बार बना रह सकता है।
जबकि इंडिया गठबंधन के खाते का 21% पिछड़ा वोट बीजेपी की तरफ आ सकता है और 4% अन्य को जा सकता है। यानी वादा भले कांग्रेस का पिछड़ों के लिए रहा हो, लेकिन पिछड़ा वोट बीजेपी के पास ही ज्यादा शिफ्ट होकर भी आ सकता है और पिछली बार का ज्यादा जुटा रह सकता है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आगे बढ़ करके बैठ जाते हैं। यानी पिछड़ों के समर्थन का जो मंत्र जाप नरेंद्र मोदी ने कर रखा है, उसकी काट वाला चमत्कार अब तक विपक्ष खोज नहीं पाया। जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा खटाखट इंडिया गठबंधन का आया तो, लेकिन मोदी सरकार के प्रति महिला मतदाता के भरोसे को तोड़ नहीं पाया। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट 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 खटाखट। इन खटाखट वादों के आगे भी महिला वोटर का विश्वास नरेंद्र मोदी से दिखता एग्जिट पोल में नजर नहीं आता। और एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन से 10% ज्यादा महिला वोट एनडीए को मिल सकता है। एनडीए गठबंधन को इस बार भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट हासिल हो सकता है। देश की नई संसद में सीटों का गणित, सियासत का समीकरण और राजनीतिक भूगोल तीनों बदल सकता है। और तब एग्जिट पोल के अनुसार संसद के भीतर कैसी होगी तस्वीर, वो हम देखने चलते हैं। लोकसभा की कुल सीटें 543, 272 की जरूरत, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एनडीए यहां पर 361 से 401 सीटें आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में पाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर अगर हम देखें तो 131 से 161 का दायरा वहां है। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से एग्जिट पोल को नकारता है और राहुल गांधी कहते हैं कि 295 का आंकड़ा होगा, सिद्धू मूसेवाला के गाने की तरह। अन्य जो पार्टियां या फिर निर्दलीय हैं जो कि हिस्सा नहीं है इंडिया गठबंधन का, वो 8 से 20 के दायरे में ही सिमटते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रचंड जीत एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। लेकिन विपक्ष की शंका अब भी जस की तस है। याद करिए इस पूरे चुनाव में गूंजते कुछ बयानों को। लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी जीती तो आखिरी चुनाव होगा, सारे विपक्षी नेता जेल भेज दिए जाएंगे, संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? एग्जिट पोल की माने तो भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर सकती है। आप कहेंगे कि 400 पार तो 1984 में राजीव गांधी ने भी किया था, लेकिन फिर याद करिए वो चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर के साथ आया। 1984 में इंदिरा सरकार के कामकाज के मूल्यांकन पर नहीं बल्कि शोक संवेदना के नाम पर 400 पार कांग्रेस हुई थी। इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं था। इस बार कड़ी परीक्षा थी। 10 साल के शासन की समीक्षा का मौका जनता के पास आया, जहां 400 पार के चमत्कार का अनुमान आते ही विपक्ष फिर लोकतंत्र को खतरे का डर दिखाने लगा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। इसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। बीजेपी आई तो लोकतंत्र पर खतरा। एग्जिट पोल में बीजेपी की दोबारा सरकार आने के अनुमान पर लोकतंत्र को खतरा जताता विपक्ष अपना खुद का एग्जिट पोल लेकर आता है। नंबर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया और फिर राहुल गांधी ने। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस
295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 295 का नंबर जो विपक्ष एकजुट होकर देता है। देश की किसी भी बड़ी चुनावी एजेंसी के एग्जिट पोल में हालांकि यह आंकड़ा नहीं आया, और तब सवाल उठा कि ईवीएम की तरह क्या एग्जिट पोल पर शंका पैदा करके नतीजों से पहले विपक्ष बचाव का रास्ता खोज रहा है। क्योंकि 400 पार का चमत्कार बीजेपी के पक्ष में हुआ तो इसकी वजह खुद विपक्ष माना जा रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल कहता है एक भी राज्य देश में ऐसा नहीं जहां एनडीए के मुकाबले विपक्ष लीड बनाता दिखे। एक भी राज्य नहीं जहां 2019 के मुकाबले बीजेपी के नंबर विपक्ष उल्टे करके दिखा सके। किसी राज्य में अगर थोड़ी बहुत नाराजगी बीजेपी के खिलाफ दिखी भी तो विपक्षी उसे बड़े वोट शेयर में बदल नहीं पाए। अपने ही शासन वाले राज्य में भी विपक्षी गठबंधन बीजेपी को पीछे नहीं कर पाया। उदाहरण कर्नाटक। हर तरह का प्रयोग करके भी इंडिया गठबंधन को एनडीए के सामने बड़ी जीत किसी राज्य में नहीं दिखती। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम लेके आएगी। हम शानदार सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। आखिर विपक्ष के अनुमान पर एग्जिट पोल के आंकड़ों को एतबार क्यों नहीं होता? इसकी वजह विपक्ष नहीं बताता, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 2019 के मुकाबले अपनी जीती हुई 33 सीट पर इस बार अगर हार मिलती है तो इनके मुकाबले नए राज्यों में एनडीए 66 सीट जोड़ सकता है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि गठबंधन का गणित एनडीए ने इंडिया के मुकाबले ज्यादा सटीक बैठाया। अब कैसे, ये देखिए। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में एकता नहीं बनी। ममता बनर्जी अलग लड़ी, कांग्रेस लेफ्ट मिलकर अलग। अनुमान है कि बंगाल में अब बीजेपी 31 सीट तक जीतकर लोकसभा में वहां नंबर 1 पार्टी बन सकती है। कर्नाटक में इंडिया गठबंधन ने क्या किया? जेडीएस को अपने साथ ला नहीं पाई। बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया। एग्जिट पोल के मुताबिक अब जिस कर्नाटक में मुफ्त के तमाम वादे विपक्ष ने किए, वहां चाहकर भी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि 2 सीटों के संभावित नुकसान को बीजेपी जेडीएस के वोट शेयर से पूरा करके वापस 25 सीट तक जीत सकती है। आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल देखकर अब समझिए, कांग्रेस और लेफ्ट सिर्फ एक साथ यहाँ रहे। यहाँ बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना से गठबंधन किया। अब संभव है कि 25 में से 23 सीट तक एनडीए यहाँ जीत सकता है, जिसमें बीजेपी खुद 4 से 6 सीट ला सकती है। पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, दिल्ली हरियाणा में कांग्रेस आप साथ रहेंगे। दावा है कि जनता को भ्रम में रखने वाली इस राजनीति से भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जहाँ पंजाब में पहली बार बीजेपी अकेले लड़कर वोट शेयर बढ़ाकर 4 सीट तक जीत सकती है। प्राचीन काल में राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। जहां जहां अश्वमेध का घोड़ा जाता था वो भूमि राजा के अधीन हो जाती थी। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल से पता चलता है कि बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा कर्नाटक से होते हुए दक्षिण भारत के 4 राज्यों की तरफ बढ़ चुका है। बीजेपी कर्नाटक में बरकरार है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़ा उलटफेर करती हुई एग्जिट पोल में दिखती है। केरल में भी उसका खाता खुलने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी चमत्कार करती एग्जिट पोल में बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कन्याकुमारी में उगते सूर्य की पूजा की तो इस पर विरोधियों ने व्यंग किया कि उगता सूरज तो डीएमके का चुनाव चिन्ह है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सूरज वास्तव में चमक रहा है।
एग्जिट पोल में तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीट आती दिखती हैं। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी का वोट शेयर 3.6% से उछलकर 14% के लेवल पर पहुंच रहा है, जिसने बीजेपी को एआईएडीएमके के साथ राज्य का मुख्य विपक्षी दल बना दिया है। एग्जिट पोल में सहयोगियों के साथ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का वोट शेयर 22% पहुंच जाता है, जो एआईएडीएमके से भी ज्यादा है। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि पार्टी अपने दम पर असंभव को संभव करती दिखती है। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। 4 जून को एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मोहर लगी तो तमिलनाडु समेत पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के लिए निषिद्ध क्षेत्र नहीं रहेगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार अभी तक बीजेपी का हिंदी हिंदुत्व की पार्टी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। अभी तक पार्टी कर्नाटक में ही सरकार बना पाई थी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी पूरे दक्षिण भारत में जीत की तरफ बढ़ते रास्ते बना चुकी है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु नतीजों वाले दिन सभी को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इम्मुरई नानोरुक्को में जुनून नांगो नानोरुक्को में। एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि बीजेपी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बदला लेने में कामयाब हो सकती है और कांग्रेस के खटाखट ब्रांड वाले शासन को जनता ने पसंद नहीं किया। कर्नाटक में 2019 की तरह बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी को 55% वोट देकर कर्नाटक के लोग राज्य और देश के चुनाव में फर्क करने की अपनी समझ का प्रमाण दे रहे हैं। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है, तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। कर्नाटक की तरह बीजेपी तेलंगाना में भी कांग्रेस को जोरदार झटका देती दिखती है। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 24% बढ़कर 43% हो सकता है, जो उसे 11 से 12 सीट दिलवा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेलंगाना में बीजेपी की सुनामी से कम नहीं होगा। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव से ही दक्षिण भारत को महत्व दे रहे थे। मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की हैं। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 सालों में हुई हैं। 2022 के दक्षिण के इन राज्यों में 13 यात्राएं की, जबकि 2023 में यात्राओं की संख्या 23 और 23 अप्रैल 2024 तक यात्राओं की संख्या 17 थी। मोदी की इस मेहनत का असर 4 जून को दिख सकता है, क्योंकि चुनावों के दौरान देश ने देखा है कि कैसे वो उत्तर की तरह दक्षिण में जनता की नब्ज पकड़ते दिखे। आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। पार्टी के लिए
रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु के सेलम में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या पर बोलते हुए मोदी भावुक होकर चुप हो गए थे। ये सब देखकर जनता ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसने बता दिया कि इस बार तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है। तमिलनाडु की तरह केरल में भी बीजेपी खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने में लगी है। पीएम ने प्रचार के दौरान पुरजोर कोशिश की कि जनता यूडीएफ एलडीएफ से परे जाकर देखे। सर्वे में त्रिशूर, अटिंगल, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। केरल में एनडीए को 2 से 3 सीट सर्वे दे रहा है, वहीं यूडीएफ को 17 से 18 सीटें और एलडीएफ को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी के लिए सबसे खुशी की बात उसके वोट शेयर में आया भारी उछाल है, जो 21% है और एनडीए का उससे भी आगे निकल गया है। अगर भाजपा को वास्तव में दक्षिण में पर्याप्त वोट और सीटें मिलती हैं, तो इस तर्क की हवा निकल सकती है कि बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है। आज तक ब्यूरो। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी बात पूर्वी और दक्षिण भारत में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री है। ये चमत्कार इसीलिए भी है क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय नेता मजबूत हैं, उनका अपना वोट बैंक है, लोकल फैक्टर है। बावजूद इसके सर्वे बता रहा है कि इस बार वहां की जनता ने भी ब्रांड मोदी पर भरोसा करके जमकर वोट दिया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, यूपी, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले के मुकाबले बीजेपी को 66 सीट का फायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी को ये बढ़त ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और स्टालिन के खिलाफ मिलती दिख रही है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे, तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस को सीधे हरा लेती है, लेकिन मजबूत क्षेत्रीय दलों के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक ये धारणाएं टूटती दिखती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां सर्वे में बीजेपी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ती दिखती है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के नतीजे सबसे बड़े उलटफेर में से एक है, जो बीजेपी की दोबारा दमदार वापसी में बड़ा रोल निभा सकते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 से 31 सीटें दी गई हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 10 ज्यादा है। वहीं ममता बनर्जी को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे में बीजेपी टीएमसी से 6% ज्यादा वोट पाती दिख रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। पिछली बार भी बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद सवाल उठे कि क्या बीजेपी अपनी सीटें बरकरार रख पाएगी। लेकिन सर्वे बताता है कि मोदी लहर में ममता बनर्जी के हर दावे उड़ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। लोकसभा सीटों के हिसाब से पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, जहां बीजेपी के वोट शेयर में आया उछाल ब्रांड मोदी के बारे में काफी कुछ बताता है। सर्वे बताता है कि जनता के बीच नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर सबसे विश्वसनीय चेहरा बने हुए हैं। देश भर के गरीब मोदी को अपने में से निकला ही शख्स समझते हैं। गरीबों के लिए मोदी सरकार की सभी योजनाएं
हर तबके में हिट हैं। देश के लिए 24 घंटे काम करने की छवि और परिवारवाद के आरोप से मुक्ति मोदी को एक ऐसा एक्स फैक्टर देती है जिसकी तुलना एक भी नेता दूर दूर तक नहीं कर सकता। शायद इसका फायदा बीजेपी को उड़ीसा में भी मिलता दिख रहा है, जहां पर बीजेपी एक छत्रप को मात देती दिखती है। उड़ीसा में बीजेपी 18 से 20 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं बीजेडी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के वोट शेयर में 13% का उछाल आया है, जिससे उसका वोट शेयर 51% हो गया है। नवीन पटनायक पिछले 24 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। देश में भले ही किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन उड़ीसा में पिछले 24 सालों में उनका ही सिक्का चला है। लेकिन सर्वे बताता है कि मोदी लहर में इस बार एक क्षेत्रीय नेता का किला ढहता दिखता है। 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हुई और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। पिछले 10 साल से देश की बागडोर संभालने के बावजूद मोदी के खिलाफ विरोध की कोई लहर नहीं है, बल्कि उनकी लोकप्रियता पटनायक जैसे नेताओं का खेल खराब कर रही है। ओडिशा के सर्वे से पता चलता है कि वहाँ पड़ला कहीं भी झुक सकता है। ओडिशा में दोनों दलों को 42% वोट और 62 से 80 के बीच सीट मिलने का अनुमान है, यानी उड़ीसा में किसी की भी सरकार बन सकती है। कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा, और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। पूर्वी भारत की तरह बीजेपी दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में अपना वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंचाने में कामयाब हो सकती है। वहीं पंजाब में भी उसका वोट शेयर बढ़ता बताया जा रहा है। पीएम के तौर पर पसंदीदा नेता के सवाल पर नरेंद्र मोदी 48% वोट के साथ लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। 25% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम लिया। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। तो इस बार के सर्वे के मुताबिक ममता और पटनायक जैसे नेता अपने ही घर में हार रहे हैं। अगर ये आंकड़े नतीजों में बदले तो फिर क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बीजेपी के न टिक पाने की धारणा कमजोर हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। विपक्ष को दिल्ली में भी चमत्कार की उम्मीद थी। चुनाव से पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, लगा कि वो जनता से सहानुभूति पाकर बीजेपी को दिल्ली में जोरदार टक्कर देंगे। लेकिन दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हमारा सर्वे बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जादू नहीं चला। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल चले गए। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले केजरीवाल राजघाट गए। इसके बाद वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी गए और भावुक बयान दिया। आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा, और पूरे देश को मैसेज दे दिया। केजरीवाल जब जेल से निकले तो लगा कि दिल्ली चुनाव में वो जनता की सहानुभूति जुटाकर खेल कर देंगे, लेकिन सर्वे बताता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी फेल साबित हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी को 6 से 7 सीट और इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिल सकती है। दिल्ली की तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, जहां उसे ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना कम है। पंजाब चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि वहां बीजेपी के वोट शेयर में 16% का उछाल आ सकता है, और वो कांग्रेस के सबसे ज्यादा 31% वोट के बहुत करीब है। सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं, और
और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।